नमस्कार मित्रों, तो आज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या डिस्प्लेसमेंट चल रहा है उससे एक नया टॉपिक हाइपर कंजुगेशन और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या है और उसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, पहले दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट में अंतर देखूं तो मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस वह होता है जिसमें पाई पाई या पाई पी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो पी होना चाहिए वो चाहे वैकेंट हो चाहे फील्ड हो। वैकेंट का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे फील्ड हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे निगेटिव चार्ज हो। तो ये पाई पाई और पाई पी कंजुगेशन होता है, मतलब पाई और पाई ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, वो कंजुगेशन होता है। इसमें पाई जो है पी ऑर्बिटल के साथ, वो पी ऑर्बिटल या तो वैकेंट्स हो सकता है या फील्ड हो सकता है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन क्या है, इसमें सिग्मा और सिग्मा मेनली सी एच का जो बॉन्ड का जो ये सिग्मा है वो बॉन्ड, मतलब इसका सिग्मा का ऑर्बिटल जो है पाई के साथ, और यहाँ पे जो पी रहेगा वो या तो हाफ फील्ड रहेगा या इनकम्प्लीट रहेगा, जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन, या वैकेंट ऑर्बिटल जैसे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे सिग्मा का, इस सिग्मा बॉन्ड का या सिग्मा ऑर्बिटल का जब पाई के साथ ओवरलैप होगा तो सिग्मा पाई, या सिग्मा का पी के साथ, और इसमें पी जो होना चाहिए वो प्लस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट या हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जब सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होगा या सिग्मा और पाई के बीच में ओवरलैपिंग से जो कंजुगेशन होता है उसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो ये वही लिखा गया है कि पाई पाई एंड पाई पी वैकेंट आर फील्ड टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप गिव राइज टू कंजुगेशन, एंड सिग्मा पाई आर सिग्मा पी इनकम्प्लीट आर वैकेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप गिव राइज टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो सिग्मा है वो मोस्टली या तो सी एच का रहेगा, ये सिग्मा बॉन्ड, या सी एक्स का रहेगा, और एक्स बराबर फ्लोरीन या क्लोरीन हेलोजन रहेगा। तो ये सिग्मा जब पाई के साथ और पी में केवल दो रहेंगे, एक इनकम्प्लीट या हाफ फील्ड मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है वैकेंट ऑर्बिटल आर पॉजिटिव चार्ज। तो द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू कंजुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन आर विथ वैकेंट आर हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। दिस हाइपर कंजुगेशन आल्सो नोन एज ए बेकर-नाथन इफेक्ट, क्योंकि बेकर और नाथन ने 1935 में इस इफेक्ट को दिया था, तो इसीलिए इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसमें जब कंजुगेशन होगा, जब हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें जो भी इसमें दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, केवल एक प्रकार का अट्रैक्शन काम करता है, इंटरेक्शन काम करता है। तो इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो इसका दो नाम और है जिसको नाथन बेकर इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। तो स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें क्या है कि जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है, पहले हाइपर कंजुगेशन के लिए जो कंडीशन है, पहला है कि कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ द एल्केन एरीन कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। मतलब जो भी कंपाउंड होगा उसमें कम से कम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। मतलब एल्केन का कोई एल्कीन, एल्काइन या एरीन कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल कुछ भी होगा, लेकिन उसके पास एट लीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। दूसरा, उसके पास अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन। मतलब जो वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उससे लगा हुआ जो अल्फा कार्बन है उसके पास एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये देखिए, अगर इस वाले को मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है sp2
और sp2 का ये अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा वही माना जाता है जो डायरेक्ट उस कार्बन से लगा है, तो ये sp2 हो गया और इस पर ये एक हाइड्रोजन क्या 3 हाइड्रोजन है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ भी sp2 है और sp2 के बगल में एक हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। इस वाले पर अगर देखें तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके अल्फ़ा पर 2, इसके अल्फ़ा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइपर कंजुगेशन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। लेकिन इस वाले में देखिए यहाँ पे sp2 है, लेकिन इसका जो ये अल्फ़ा कार्बन है इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा। तो देखिए लिखा हुआ नो हाइड्रोजन एट अल्फ़ा कार्बन, नो हाइपर कंजुगेशन। तो 2 कंडीशन आपको मैं बताया कि पहला कि उसके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए और दूसरा उसके पास अल्फ़ा कार्बन पर एक कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अगर हम इसके प्रकार पे देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला सिग्मा मतलब CH का बॉन्ड पाई के साथ कंजुगेशन में रहे। दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन आकर्स इन एल्कीन एंड एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये मैं अगर आपको उदाहरण दूं CH बराबर CH2, तो इसमें जो पाई है, ये जो अल्फ़ा कार्बन है, ये जो CH है वो क्या हो गया सिग्मा, तो सिग्मा और पाई के साथ कंजुगेशन को क्या बोलेंगे, सिग्मा पाई कंजुगेशन। अगला है सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, उसके साथ ओवरलैपिंग होगा तब कंजुगेशन होगा। तो ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉजिटिव चार्ज, और ये उससे लगा हुआ अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार के कंजुगेशन को सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन बोलते हैं। दूसरा प्रकार हो गया, तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ 9 हाइड्रोजन है, तो ये 9 हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन पर। तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है सिग्मा मतलब CH का बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता, मैंने आगे पीछे आपको बता ही दिया कि। तो ये तीसरा मतलब ये 3 प्रकार का होता है। दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन आकर्स इन एल्किल फ्री रेडिकल। तो ये एल्किल फ्री रेडिकल में ऐसे पाए जाते हैं। तो देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन है मतलब विषम इलेक्ट्रॉन है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसके ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसका जो अल्फ़ा है कार्बन है उस पे हाइड्रोजन है। तो ये 3 प्रकार का ये हाइपर कंजुगेशन देता है। तो इसका हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी बनता है, जिसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसका जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए एक फार्मूला है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस 1। मतलब अल्फ़ा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें देखिए ये देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है तो एक ज़्यादा मिलेगा, 4 मिलेगा। ये पाई है, इसके बगल में 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो प्लस है इसके बगल में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो 4 स्ट्रक्चर मिलेगा। ये प्लस के देखिए ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो 6 है तो 6 एक 7 बनेगा। ये देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन है और इस ऑड इलेक्ट्रॉन में 3 3 6 3 3 का 9 और 9 है तो 9 हाइड्रोजन है तो एक ज़्यादा बनेगा 10। तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस 1। मतलब जितने हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन पर होंगे उससे एक ज़्यादा। तो आपने देखा यहाँ 9 है तो 10 स्ट्रक्चर, मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। अब इसका एप्लीकेशन यहाँ देखेंगे, एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन तो इसका पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालना होगा तो हम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बनता है वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, उसी प्रकार एल्कीन में जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कीन हैज़ बीन फाउंड एज फॉलो। तो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, जैसे एल्कीन है तो ये मैं CH3 लगा दिया, तो ये 4 मेथिल लगा दिया, तो ये sp2 है, तो ये है, तो ये जो एल्कीन है इसका ये वाला कार्बन देखिए अल्फ़ा कार्बन है, तो 3 3 6 3 3 का 9 3 चौक 12, तो 12 हाइड्रोजन है। तो फार्मूले के
के अकॉर्डिंग एक ज़्यादा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये 12 है, देखिए 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, तो 13 स्ट्रक्चर बना है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब 3 मेथिल लग जाए, एक हाइड्रोजन वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो 3 3 6 3 त्रिका 9 और एक ज़्यादा बनेगा तो 10। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का देखिए यहाँ पे 9 है लेकिन बन कितना रहा है 10। डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक हाइड्रोजन अब लगा दिया जाए, CH3 और H, तो 3 और 3 कितना 6, एक ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा 7। तो देखिए यहाँ पे 6 है और स्ट्रक्चर कितना बन रहा है 7। यहाँ पे जो sp2 है इसके बगल में CH3 है तो वो अल्फ़ा है, तो वहाँ 3 हाइड्रोजन है तो वहाँ 3 से एक ज़्यादा बनेगा 4 स्ट्रक्चर। तो ये इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस एल्कीन का जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें 13 स्ट्रक्चर, इसलिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि 10 बनेगा, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड और सबसे कम एथिलीन क्योंकि इसका एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। तो देखिए यहाँ पे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कैसे बनाया जाता है वो भी बता दूंगा शुरू का, और यहाँ पे कैसे सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण होता है कि एथिलीन का बॉन्ड लेंथ जो है वो प्रोपिलीन से कम होता है, प्रोपिलीन का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोपिलीन में अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन जो है रेजोनेंस करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है हाइपर कंजुगेटेड के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो इसका डबल बॉन्ड मतलब इसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो बॉन्ड लेंथ का प्रभाव यही होता है कि सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा, और चूंकि सिंगल का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल का 1.34 और ट्रिपल का 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है, तो सिंगल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ सिंगल का सबसे ज़्यादा होता है। यही कारण होता है कि एथिलीन का बॉन्ड लेंथ कम होता है और प्रोपिलीन का ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनता है 4। तो ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला मैंने बताया कंडीशन क्या होना चाहिए sp2, तो ये sp2 है। sp2 के बगल के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन मतलब एक ज़्यादा बनना चाहिए। तो जब ये ब्रेक करता है, ये ऐसे ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे प्लस और इस पे माइनस, और ये वाला ऐसे टूटेगा। तो जब ये वाला टूटेगा तो H के ऊपर प्लस आएगा, तो देखिए ये प्लस आ गया, और ये जब बॉन्ड टूटा तो ये जब इधर आया तो प्लस माइनस के बीच यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब एक बार इस वाले हाइड्रोजन ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है, मतलब इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में देखिए कोई बॉन्ड नहीं बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो एक बार इस वाले हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस किया है, अब नेक्स्ट में ये वाला सेक्रीफाइस करेगा, तो देखिए इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो 1 2 और 3 बन गया। अब नेक्स्ट वाले में जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो सेक्रीफाइस करेगा, तो ये हो गया। तो इसका फार्मूला हमने पीछे बताया था, इसका फार्मूला जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा तो ये 4 बनेगा। तो यहाँ पे आपने एक बात ये समझा कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है और कार्बन, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बना है, केवल एक इंटरेक्शन काम करता है। तो यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब ये था कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है लेंथ इन एल्कीन में, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और सिंगल डबल में। तो जब डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा हाइपर कंजुगेशन के कारण, तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं ये उसको दिखा हुआ है। तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। एल्किल फ्री रेडिकल हमेशा ही एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल पे अल्फा कार्बन है उस पे जितने हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा। जिस पे 9 है तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे 10। ये जो फ्री रेडिकल है इस पे 3 3 6 है तो 7 बनेगा। इस पे देखिए 3 है तो 4 बनेगा। इस पे अल्फा कार्बन नहीं है तो इस पे कोई नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर ये
ये 7 जो बना है वो स्टेबल है और फिर ये 4 जो बना है वो स्टेबल है। और इसी आधार पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में जो 3 उस पर लगे हुए हैं ये 3 डिग्री ही है, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ये इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 2 डिग्री है, इसमें 9, इसमें 7 बन रहा है, और ये जो है प्राइमरी है तो इसमें 4 बन रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, तब 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बनेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये देखिए इसके मैं ये जो बताया 9, 10 बनेगा, 3 था और 6 था तो 7 बनेगा, ये 3 है तो 4 बनेगा, एक ज़्यादा बनता है। एल्किल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें, क्योंकि यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है प्लस चार्ज और ये सिग्मा मतलब CH के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इसके अल्फ़ा पे कार्बन पे 9 हाइड्रोजन है तो 10 स्ट्रक्चर, यहाँ पे 6 हैं तो 7 स्ट्रक्चर, और ये 3 है तो 4 स्ट्रक्चर। इसलिए टर्सरी कार्बोकेटाइन ऑलवेज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये जो एरोमेटिक पे ये जो मेथिल ग्रुप लगा होता है, इसको भी कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो एल्किल ग्रुप का होता है उसको भी कहीं न कहीं हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे कोई एल्किल ग्रुप है तो वो भी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप इन एल्किल बेंजीन आल्सो कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर्म electrophilic aromatic substitution reaction. This property of alkyl group can be explained by the hyperconjugation. तो ये जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है हाइपर कंजुगेशन के आधार पर। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो हाइपर कंजुगेटेड के उल्टा जो कंजुगेशन होता है उसको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। फेनामेना ऑफ द हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो ऑब्जर्व इन द सिस्टम गिवन बिलो। इस प्रकार के सिस्टम में जिसमें पाई हो और CX बॉन्ड होता है, क्योंकि CX भी सिग्मा बॉन्ड है C और X के बीच में, तो इसमें बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कहीं न कहीं जो हाइपर कंजुगेशन का जो पिछला स्ट्रक्चर है उसके उल्टा होता है। तो जैसे मैं उसमें देखा था तो मैं प्लस हाइड्रोजन को प्लस दिया था, ऐसे करके बॉन्ड टूटा था, तो इसमें रिवर्स हो रहा है, इसीलिए इसको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो इसमें क्लोरीन माइनस हो रहा है, तो इस प्रकार के हाइपर कंजुगेशन को रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। यहाँ भी देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। बाकी फार्मूला वही है कि कितने उस पर क्लोरीन है उसके आधार पर यहाँ निकाला जा रहा है। तो 4 हैं तो 1 2 3 4 बनेगा। तो जब मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ CH3, तो बेंजीन पे जो CH3 ग्रुप लगता है और ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करता है वो भी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के कारण ही होता है, क्योंकि कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो कहीं न कहीं रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा, तो ये कहीं न कहीं आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है और इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है हाइपर कंजुगेशन की सहायता से। तो आज हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपर कंजुगेशन का अध्ययन किया। तो एज केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।